स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इब्रार हसन एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद इब्रार। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये ना सिर्फ टॉपिक स्टडी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है बल्कि हर फील्ड के बंदे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जी तो स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन के बारे में देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय स्पीकिंग, राइटिंग एंड यूजिंग सम अदर मीडियम। तो कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें यह होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ मैसेज भेजना, एक बंदा जो सेंडर है वो रिसीवर की तरफ अपना पैगाम या मैसेज भेजता है। तो वो किन तरीक़ों की वजह से हो सकता है, उनमें स्पीकिंग आ जाता है, राइटिंग आ जाता है और इसके अलावा दूसरे मीडियम आ जाते हैं जिनमें नॉन वर्बल, वो हम आगे इसकी टाइप्स में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन की आगे टाइप्स आ जाती हैं। इनमें 4 टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, इसके बाद रिटन कम्युनिकेशन और हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन। अच्छा तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास स्पीकर होता है वो एक ख़ास लैंग्वेज यूज़ करता है जिसकी वजह से वो अपना फैक्ट्स, आइडिया और बाकी चीज़ें दूसरे सेंडर के साथ शेयर करता है। तो इसमें आगे स्टेप्स आ जाते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हुए अपनी ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें एनहांस कर सकें। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। अब देखें, अब एक स्पीकर है, अगर उसने अपना आइडियाज़, फैक्ट्स या ओपिनियन अगले बंदे के साथ शेयर करनी है, ऑडियंस के साथ उसने शेयर करनी है, तो सबसे पहले उसे क्या होना चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर बंदे के पास कॉन्फिडेंस है तो वो बंदा आराम सुकून के साथ अपनी बात को क्या कर सकता है, अगले बंदे के साथ आसानी से शेयर कर सकता है। फिर उसके बाद दूसरी बात आ जाती है यूज़ ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के बारे में, लिसनिंग की टाइप्स के बारे में आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लेना। उसमें आपको लिसनिंग स्किल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिलेगी। तो अभी हम थोड़ा सा एक्टिव लिसनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्टिव लिसनिंग होता है कि किसी चीज़ को या स्पीकर को इस तरह सुनना कि बंदा फुल अपनी अटेंशन उस चीज़ के ऊपर बंदा फोकस करे, उस चीज़ को समझे, पूरी जितनी बंदे की एफर्ट है उसके ऊपर होनी चाहिए। कि अगर हमें फ़र्ज़ करें एक स्पीकर है, वो हमें स्पीकर किसी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा है। फ़र्ज़ करें मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। अब आप अगर बैठे हुए हैं सामने, अगर आपने एक्टिव लिसनिंग का मुजाहिरा करना है, आपको क्या होना चाहिए, आपको फुल अटेंशन होनी चाहिए मेरी तरफ, इस टॉपिक की तरफ, कि हाँ हमने ये टॉपिक करना है, हमने फुल अच्छे तरीके के साथ इस टॉपिक को समझना है। तो ये एक्टिव लिसनिंग में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है अवॉइड फिलर वर्ड्स। जी तो ये भी स्टेप बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों? फिलर वर्ड्स कौन से होते हैं? फिलर वर्ड्स होते हैं लाइक, एज, सो। ये होते हैं कि एक जो स्पीकर है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है या किसी टॉपिक से ऊपर अपनी राय दे रहा है, अगर वो हर सेंटेंस के बाद इनको यूज़ करेगा, यानी एक बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है वो हर सेंटेंस के बाद यूज़ करता है हाँ, सो, लाइक, तो इस तरह ये इतने ज़्यादा यानी फ़ायदेमंद नहीं होते। इससे क्या होता है, ऑडियंस जो होती है वो अपना इंटरेस्ट खो बैठती है। तो इनसे आपने अवॉइड करना है। स्टूडेंट्स जो ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन तमाम जो मैंने हेडिंग्स और सब हेडिंग दी हैं वो आप लिख लें। इसके बारे जो मैं आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे रहा हूँ, आपने अपने अल्फाज में इन्हें लिखना है। फिर इसके बाद हमारी दूसरी टाइप आ जाती है। वो दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी, वर्बल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा कि एक लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम अपनी बात को दूसरे बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है? नॉन वर्बल में होता है हमारे बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। देखें, एक बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसने लैंग्वेज यूज़ की, वो तो वर्बल में आ गई। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है, वो बंदा इस तरह हैंड गेस्चर, ये गेस्चर में आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज क्या है बंदे की, फेशियल एक्सप्रेशन जो है, अगर बंदा परेशान है तो उसका चेहरे पे वो सैड वाले एक्सप्रेशन होंगे, अगर बंदा खुश है वो एक्सप्रेशन होंगे। तो ये सारे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अब आपके लिए किस तरह, जो स्टूडेंट्स हैं या इसके अलावा जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ज़िंदगी में हर एक मौके पर, हर फील्ड में आपको ये टॉपिक, ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
क्यों आप किसी बंदे के साथ बहस करते हैं, किसी बंदे के साथ आपने बातचीत करनी है, तो इन सब चीज़ों का अगर आपको स्किल्स का पता होगा तो आप आसानी के साथ कॉन्फिडेंटली उस बंदे को अपनी बात समझा सकते हैं और आसानी के साथ मनवा भी सकते हैं। फिर इसके बाद नॉन वर्बल में स्टेप हमारे पास क्या आते हैं? नोटिस हाउ यूर इमोशन फील फिजिकल। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी इमोशंस को देखना है, अपनी इमोशंस को फील करना है कि हाँ अगर मैं परेशान हूँ तो मैं परेशानी के आलम में किस तरह होता हूँ। अगर एक बंदा परेशान होता है तो ज़्यादा देखने में आता है, उसका स्टमक जो होता है वो उसमें खिंचाव आता है। इस तरह की जो सारी फीलिंग होती हैं आपने खुद ये सारी फील खुद आपने देखनी है कि हाँ कि अगर मैं सोच रहा हूँ तो इस तरह मैं सोच रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशन क्या होंगे। यार मैं परेशान हूँ तो मैं इस तरह परेशान होऊंगा, यार मैं खुश हूँ तो मेरे इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे। ये आपने फील करने हैं। अगर आप ये स्किल सीख जाओगे, एक बंदा आपने किसी बंदे को देखा वो इस तरह के एक्सप्रेशन कर रहा है तो आप कहोगे हाँ यार ये बंदा परेशान है, ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश है, ये बंदे को किसी सोच विचार में है। तो इस तरह के ये एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इसके बाद अब बी इंटेंशनल, मेक एन एफर्ट। ये बी इंटेंशनल होता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपने कहना है कि बस ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसके बारे में अगर मुझे जितनी ज़्यादा डिटेल में, जितनी ज़्यादा मेरी स्किल्स अच्छी होंगी, एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा आप लोगों का अच्छा होगा, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा, नॉन वर्बल के बारे में ज़्यादा आपको पास नॉलेज है, स्किल्स है आपकी बहुत ज़्यादा, एक्सपीरियंस है आपका बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? आपको ये फ़ायदा होने वाला है किसी बंदे के साथ आपने बातचीत करनी है, आप बात कर रहे हैं, अब आपने उसके जो एक्सप्रेशन है उससे आप देख रहे यार ये बंदा क्या मेरी बात सुन रहा है। ये देखें अगर उसके एक्सप्रेशन उस तरह के ना हुए तो आपने कहना यार ये तो मेरी बात पे तवज्जो ही नहीं दे रहा। ऑडियंस बैठी हुई है, आप प्रेजेंटर है, आप प्रेजेंटेशन जाके दे रहे हो, आपने कहना भाई ऑडियंस जो है हमारी वो तो इतनी ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दे रही थी। अगर कोई बंदा ज़्यादा तवज्जो देता है, अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा आपकी तरफ होती है, तो फिर आप क्या करोगे? आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जो बिगनर यानी जो शुरू में जो प्रेजेंटेशन देते हैं ना, उन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। या कोई बंदा है उसने कोई जॉब वगैरह शुरू की है या कोई उसने बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया, तो उसे क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि यार मैं किस तरह लोगों के साथ मिलूँगा, अगर मैं किसी के साथ मिलता हूँ तो मुझे बातचीत किस तरह करनी है। तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल स्किल्स में आ जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहमियत की हामिल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइमिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू फाइंड इफ़ेक्टिव। जी माइमिक क्या होता है? माइमिक होता है एक बात को नकल करना, किसी के आपने एक्सप्रेशन देखे, यार वो बंदा खुशी के या वो खुश था, खुशी में उसके ये एक्सप्रेशन थे, यार वो बंदा अगर परेशान था तो उसके ये एक्सप्रेशन थे, अगर वो बंदा किसी सोच विचार में है तो उसके एक्सप्रेशन इस तरह थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं नॉन वर्बल में। इसके बाद कुछ क्लूज हैं, यानी अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई बंदा स्पीकर है, किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हो, तो आपको वो कौन से क्लूज़ हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अपने माइंड में रखने हैं। पहली बात आ जाती है फेशियल एक्सप्रेशन। जी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें किस तरह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए मुस्कुराहट। इससे ये होता है कि ऑडियंस कहती है यार ये बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसकी ऑडियंस की अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होगी। अगर ऑडियंस की अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा होगी, आपको लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, आपकी बात को ज़्यादा माना जाएगा। जी इसके बाद आ जाता है आई कंटैक्ट। जी जो हमारे पास आई कंटैक्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किस तरह आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी बंदे के साथ आपने बातचीत करनी है, अगर आप इस तरह खड़े रहेंगे, आपकी आंखें नीची हैं, आप अगले बंदे के साथ बात कर रहे होंगे, वो बंदा कहेगा यार ये बंदा किस तरह है, आई के साथ कांटेक्ट ही नहीं कर रहा, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, तो वो आपको इग्नोर करेगा, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। ऑडियंस भी इसी तरह होती है, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गेस्चर। जी गेस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखें मैं आपको बात समझा रहा हूँ, अगर इस तरह मैं हाथ हिलाया, ये गेस्चर इस तरह के गेस्चर होते हैं, आप हिलाए मैं इशारा करता हूँ जी ये है, तो ये सारे गेस्चर होते हैं। किसी की तरफ इशारा करना, इससे ये होता है कि आप पॉइंट आउट करते हो उस चीज़ को, तो ये भी बात मनवाने यानी आप किसी से बातचीत करते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है टोन ऑफ वॉइस। जी तो टोन ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज़ की टोन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए।
अच्छी ना भी हो, स्लो ना ज़्यादा स्पीड हो और ना ही ज़्यादा स्लो, मगर ये हो कि जो ऑडियंस है, फ़र्ज़ करें आप एक कमरे में बैठे हैं, आपने किसी क्लास को लेक्चर देना है, तो भाई इतना तो हो ना आपकी आवाज़ पहले बच्चे से आखिरी बच्चे तक आवाज़ तो आपकी जाए, तो ये टोन में आ जाता है। इसके बाद नोड आपके, यानी जिस तरह नोडिंग होता है सारी लाना, अगर आप किसी को इनकार करें तो आप करेंगे नहीं, इस तरह तो ये होता है, नोड में आ जाता है। अपीयरेंस आ जाता है, अपीयरेंस में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा, ये भी नॉन वर्बल में आ जाता है अपीयरेंस में। इसके अलावा अब हमारे पास आगे आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन की बात की जाए, एक्ट ऑफ राइटिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग सिंबल्स लाइक लेटर्स एंड नंबर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। जी, राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग कम्युनिकेशन में होता है कि आपने क्या किया, कुछ आपने पम्फलेट लिख दिए, कुछ आपने बुक्स लिख दिए, यानी जिस तरह ऑथर होते हैं वो अपनी राय जो होते हैं वो देते हैं, किसी टॉपिक के बारे में कुछ लिखा तो वो क्या करते हैं, वो रिटन में आ जाता है, सारा लेटर्स आ जाते हैं। इसमें स्टेप्स की बात की जाए, स्ट्राइव फॉर सिंप्लिसिटी। जी, सबसे जो मेन इसका स्टेप है वो स्ट्राइव फॉर सिंप्लिसिटी। भाई आपका जो कंटेंट है वो सिंपल होना चाहिए, ताकि जो भी ऑडियंस है, कुछ मीडियोकर लोग होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, और कुछ हाई लेवल के, तो भाई आपने अपना इस तरह वो रिटन जो भी आपका मवाद कम्युनिकेट आप कर रहे हो इस तरह का होना चाहिए कि हर फील्ड का बंदा उसे आसानी के साथ समझ सके और पढ़ सके। टेक टाइम टू रिव्यू, आपने कुछ लिखा, किसी को भेजना, लेटर वगैरह लिखा, पेपर दिया, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने काम करना है उसका रिव्यू करना है, उसे रीड करना है दोबारा, जो भी मिस्टेक होगी आप दोबारा उसे देकर सही कर सकते हो। कीप अ फाइल ऑफ राइटिंग। जी, आपने कुछ लिखा तो उसकी आपने फ़ाइल बना लेनी है। फ़ाइल किस तरह बना लेनी है, ज़िंदगी में आपने याद रखना है कि जो भी आप काम करो, रिटर्न लिखो, फ़ाइल रखो, उसका आपके पास एक तो प्रूफ रहेगा, और बाद में अगर ज़िंदगी में बाद में कभी कभार आपको काम आता है तो वो आप आसानी के साथ उसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है डोंट रिले ऑन टोन। जी, अब देखें, डोंट रिले ऑन टोन। अब एक बंदा वैसे जो बातचीत कर रहा है वो एक और लिहाज से होती है, जब बंदा लिखता है तो वो एक और वे आ जाता है। यानी फ़र्ज़ करें मैं जिस तरह बोल रहा हूँ, अगर इसी तरह मैं एक्सप्रेशन के साथ इसी लैंग्वेज को तकरीबन यूज़ करते हुए मैं अपनी बात को लिखता हूँ। अब थोड़ा सोचें, अगर मैं थोड़ा मजाकन हूँ, मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, तो ये वॉइस अगर यही सेम चीज़ें मैं रिटन में लिखूँगा तो भाई जो आगे आपकी ऑडियंस होगी वो डिफरेंट माइंड्स की होंगी। कुछ बंदे समझेंगे यार इसने ये क्या लिखा है, कुछ के मुताबिक वो सही होगा, मगर कुछ के मुताबिक यार इस बंदे ने ये क्या लिखा है। तो इस तरह आपको सिर्फ जो आपकी टोन है उससे जिस तरह आप बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है। जो लिखना है रिटन में थोड़ा हट के आपने लिखना है, सिंपल भी हो, ऑडियंस भी आसानी के साथ समझ सके। जी, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसके बाद फोर्थ टाइप है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स, आर्ट्स, ड्राइंग एंड चार्ट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। जी, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ, आर्ट, ड्राइंग, चार्ट्स, यानी विजुअल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, चार्ट्स वगैरह ले लेते हैं, फोटोग्राफ्स, बाकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं अगले बंदे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। देखें मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा उसने पब्लिसिटी करनी है अपनी एकेडमी की, एक बंदा उसने अपने इदारे की पब्लिसिटी करनी है, तो वो क्या करेगा, वो एक तो लोगो तैयार करेगा अपनी, यानी जो उसकी कंपनी है, जो स्कूल है या एकेडमी के बारे में जिसके बारे में वो अपना प्रमोशन करवाना चाह रहा है, यानी उसके बारे में जितनी डिटेल आवाम को भेजना चाह रहा है, तो वो इस तरह होनी चाहिए। आस्क अदर बिफोर इंक्लूडिंग एड्स। स्टेप क्या आ जाते हैं भाई, आपने एड्स यूज़ करने से पहले लोगों के साथ मशवरा कर लेना चाहिए। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने लोगो बनाया, अब देखें, अब फ़र्ज़ करें जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैंने इसका एक लोगो बनाया, अब मैंने स्टार्ट करने से पहले 8-10 लोगों देखे, अब मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, दोस्तों के साथ शेयर किए, अब उन्होंने बताया नहीं ये इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह आपने यूज़ करने से पहले वो तमाम कुछ के साथ शेयर कर लेने हैं, उनकी राय लेनी है, ताकि कुछ एक मेरी बात याद रखना, हर बंदा गलत नहीं होता, हर बंदे का माइंड थोड़ा हट के होता है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपने अपनी बात को भी लेके चलना है, मगर दूसरों का भी ख्याल रखना है कि वो किस तरह सोचते हैं और समझते हैं। कंसीडर यूअर ऑडियंस। अब देखें एक बंदे ने लोग बना लिया, चार्ट्स बना लिया, आर्टिस्ट हैं उन्होंने एक आर्ट बना ली,
अब इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, आपने ऑडियंस का भी तो ख्याल रखना है ना कि ऑडियंस हमारी किस लेवल की है। अगर बहुत हाई लेवल की आप उधर उसे भेज रहे हो, विजुअल्स ऐड को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसके मुताबिक आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपकी मीडियोकर ऑडियंस है तो उसके मुताबिक आपको करना पड़ेगा। तो एक जो हमारे पास फ़ोटोग्राफ है, फ़र्ज़ करें वो सब के लिए सेम अहमियत नहीं रखती। ठीक हो गया, ये इसमें आता है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल इसमें देखें, इमोशंस आ जाता है जिसमें फ़ोटोग्राफ है, एक पिक्चर आपने लगा दी वो फ़नी है, ठीक है, उसमें अब डिफरेंट जो कैटेगरी के लोग हैं वो डिफरेंट उससे नतीजा अखज़ करेंगे। लोगो आ जाता है, जिस तरह मैंने आपको बताया किसी इदारे का लोगो हो सकता है, अकेडमी का हो सकता है, आपके यूट्यूब चैनल का हो सकता है, वेबसाइट का। तो वो इतना इजी होना चाहिए और इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हर बंदा आसानी के साथ उसे समझ भी सके। डाटा होता है, अब देखें फ़िज़िक्स में या वैसे काफ़ी ज़्यादा, ये तो हर फील्ड में ग्राफ वगैरह यूज़ होते हैं। तो भाई आपने जो अपना डाटा है इस तरह के ग्राफ आपने बनाने हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपल हो, ताकि हर फील्ड का बंदा, हर कैटेगरी का बंदा, मीडियोकर हो या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आसानी के साथ उसे समझ सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जी, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है कि भाई आपने अगर अपनी बात को, मैसेज को, अपनी राय को दूसरे बंदे तक पहुंचाना है, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो आपको कौन से स्टेप्स दरकार होंगे। इसमें हमारे पास पहले आ जाता है सेंडर। जी, सेंडर क्या है? सेंडर वो है जिससे इंफॉर्मेशन जाननी है अगले बंदे तक। अगला बंदा कौन है? रिसीवर। सेंडर, रिसीवर। अब मैसेज हमारे पास सेकंड पॉइंट है। मैसेज क्या है भाई? जो हमने अपना आइडिया या जो भी हमारे पास अपनी क्लू वगैरह हैं या इसके बाद अपनी ओपिनियन वगैरह इंफॉर्मेशन अगले बंदे के साथ, ऑडियंस के साथ शेयर करनी है, तो वो हमारे पास मैसेज होगा। एनकोडिंग, एनकोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनकोडिंग और डी कोडिंग, तो स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं सिंपल वे में आपको इसमें बताऊँगा। एनकोडिंग का मतलब है पुटिंग मैसेज इनटू अप्रोप्रिएट मीडियम। जो हमारे पास सेंडर है वो क्या करेगा? उसने अपने मैसेज को अगले बंदे तक पहुंचाना है। एनकोडिंग में वो देखेगा कि मैंने कौन सा मीडियम लेना है, जिस मीडियम के ज़रिए मैं अपनी आवाज़, अपना मैसेज, अपनी इंफॉर्मेशन अगले बंदे के साथ शेयर कर सकूं, तो वो एनकोडिंग में होता है। इसमें वो डिफरेंट मीडियम इस्तेमाल कर सकता है। मीडियम कौन कौन से हैं? अब देखिए, चैनल है। चैनल क्या है? चैनल में आ जाता है कि वो बंदा मीडियम इस्तेमाल करेगा, ज़रा इस्तेमाल करेगा। इसमें आ जाता है वर्बल, आ जाता है, हमने पीछे पढ़ा। नॉन वर्बल आ गया, रिटन में अपनी बात लिख के भेज सकता है। विजुअल ऐड में अगले बंदे को अपनी बात बता सकता है, तो ये इसमें आ जाता है। रिसीवर आ गया, जिस बंदे ने रिसीव करना है। इसके बाद आ जाता है डी कोडिंग। एन कोडिंग में हमने पढ़ा कि सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन अगले बंदे तक, ऑडियंस तक भेजने के लिए क्या किया? उसने उसे डिफरेंट मेथड में भेजने का सोचा। डी कोडिंग में ये होता है कि जो रिसीवर है उसने वो जो सेंडर से मैसेज मिला है उसे समझा है, उस कंप्रीहेंशन तरीके के साथ कंप्रीहेंड उसे मैसेज किया है, देखा है, समझा है, याद किया है, तो ये डी कोडिंग में आ जाता है। फीडबैक में क्या होता है कि जो मैसेज उसने सेंडर से सुना, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आपने जो मुझे सुना, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक देनी है कि हाँ आप इस लेक्चर को देखेंगे, सोचेंगे कि यार इस बंदे ने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी। अगर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आप क्या करेंगे? उससे डी कोडिंग में कंप्रीहेंड करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे वो बताएंगे, तो ये फीडबैक आ जाता है। डायरेक्ट फीडबैक क्या होता है? डायरेक्ट फीडबैक होता है फेस टू फेस। एक बंदा आपके साथ कॉल पे लगा हुआ है, तो आप, वो बोल रहा है, इधर से आप बोल रहे हो, आप फीडबैक दे रहे हो, वो बंदा आपको मैसेज पहुंचा रहा है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में ये होता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन सुन ली। फॉर एग्जांपल, आपने ये यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो देख ली, आपने अभी मुझे डायरेक्ट रिस्पांस नहीं दिया, आपने रिस्पांस मुझे नहीं दिया, आपने बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कहा कि जी आपकी वीडियो ये थी, अच्छी थी, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दी, तो ये होता है इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट में होता है उसी वक्त आपने बंदे को उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया उसके बारे में बता दिया। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि कुछ टाइम लेते हैं और उसके बाद उसे बताते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोसेस की। हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो इसमें वन वे प्रोसेस होता है और टू वे प्रोसेस होता है। वन वे प्रोसेस में क्या होता है? वन वे प्रोसेस में हमारे पास ये होता है कि आपके पास ये सेंडर है और ये हमारे पास रिसीवर है। आपने सिंपल
अगले बंदे को अपना मैसेज पहुंचा दिया, इसमें कोई फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती। यानी मैं हूँ तो मैं अगर आपको अपनी बात बता देता हूँ, अगर आप फीडबैक नहीं देते तो ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक हो गया। अगर एक बंदा टू वे कम्युनिकेशन में क्या है, टू वे कम्युनिकेशन में है कि आपने क्या करना है, सेंडर से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन गई, इसने डी कोडिंग उसे कंप्रीहेंड किया, उससे मैसेज नतीजा अखज़ किया कि हाँ क्या यार मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ इल्म हुआ, मैंने क्या यार इस वीडियो से कुछ सीखा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डी कोडिंग में। वो बंदा डी कोडिंग के बाद क्या करेगा, डी कोडिंग के बाद फीडबैक देगा। वो बंदा फीडबैक देगा किसको, सेंडर को फीडबैक देगा। तो ये वन वे, ये टू वे कम्युनिकेशन हमारे पास होगी। ठीक हो गया। तो इसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि हाँ क्या इससे ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस लेक्चर के बारे में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बंद कार छोड़ नहीं आई है।